नमस्कार दोस्तों, आपका उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो हिंदी का जो ये वीडियो है, इसका तीसरा वीडियो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मेरे 2 वीडियो हिंदी में और पहले आ चुके हैं। और आज का जो वीडियो दोस्तों, ये समाज से संबंधित में भी हम जो मुख्य रूप से इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम उनको करेंगे। क्योंकि प्रॉपरली अगर मैं इसको वीडियो को बनाऊंगा, अगर मैं आपको समाज के बारे में समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कि समाज से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इसी चीज़ की मेरे से डिमांड भी की गई है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो आपके पास मटेरियल है उससे आप ऑब्जेक्टिव कराइए। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ है और बहुत अच्छा कंटेंट है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन जिसमें है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दोस्तों, इन्हें कहते हैं समास। बी, समास कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है। समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे संक्षेप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? तो अवयवी भाव समास है सी, यानी अवयवी भाव समास का मतलब होता है जहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी कि जो प्रथम पद होता है वह प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन में प्रति क्या है? अवयवी भाव समास का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर चौथा है, ये समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है। उसे कौन सा समास कहते हैं? तो यह है कर्मधारय समास। बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है या कर्मधारय समास इसमें से कौन सा है? तो नीलोत्पलन है। सी आंसर होगा। यानी जो कर्मधारय समास होता है दोस्तों, इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। यानी प्रथम पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे नीलोत्पलन है, यानी कि नीला जो है वो विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो इसका है डी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरा जो पद होता है वह निकल कर आता है। जैसे कि लंबोदर, तो यानी सीधे गणेश के लिए इसका प्रयोग होता है। या आपका दशानन, दशानन जिसके 10 आनंद है, यानी कि आपका रावण के लिए प्रयुक्त होता है। तो यानी बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरा पद निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि समास। 8 है, देवासुर में कौन सा समास है? दोस्तों 8 का जो आंसर है, देवासुर में द्वंद्व समास है, यानी जहाँ पर भाव अलग अलग हो रहे हैं, देव और असुर, तो इसमें द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में भी द्वंद्व समास है, यानी देश और अंतर, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में दोस्तों जो समास है यह है कर्मधारय समास। दीन और नाथ यानी कि दोनों पद अप्रधान है, तो इसमें जो समास होगा वो होगा आंसर ए, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर सॉरी मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख के दर्शन, तो यानी यहाँ पे होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में आपको जो ये कर्म है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से में पर, इस प्रकार से ये इनको पढ़ना है। कर्ता कर्म, इनको पूरा से आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जाना है और इसकी जो कोर पार्ट पढ़ना है, फिर आप ये ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। 12 क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का है पंचानन, तो सी आंसर होगा। यानी मैंने कहा था कि बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरा पद निकल कर आता है, यदि बात किसी की होती है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो तीसरा होता है। यहाँ पर यही है। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर हो गई। निशाचर यानी जो रात में चलने वाला, यानी वो राक्षस होता है। यानी यहाँ पर बात तो निशाचर की हो रही है, लेकिन जो भाव प्रकट हो रहा है मन में वो तीसरे व्यक्ति के लिए, यानी राक्षस के भाव प्रकट हो रहा है। यानी यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास का ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में यानी यहाँ पे संख्यावाचक आ गया, तो 4, चौराहा में आपका द्विगु समास होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी होगा। दशमुख में कौन सा समास है? दोस्तों दशमुख में जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। 16 है, सुपुरुष। सुपुरुष में जो समास है वो है कर्मधारय समास।
नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये है आपका कर्मधारय, यानी कि यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा सुपुरुष, तो यानी कि पुरुष की विशेषता बता रहा है सु, यानी कि अच्छा पुरुष, तो यानी यहाँ पे कर्मधारय समास है। 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो मैंने कहा आपको जानकारी होनी चाहिए कि द्विगु समास का जो पद प्रथम पद होता है वह संख्यावाचक होता है, यानी वह नंबर को शो करता है। यानी यहाँ पे सप्ताह, यानी कि 7 दिनों का जो टाइम होता है उसे सप्ताह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो तत्पुरुष इसका आंसर है। 20 है, किसमें सही सामासिक पद है? तो बी इसका आंसर है, दिवारात्रि में सही सामासिक पद है। 21 है, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। तो मैंने कहा था त्रिभुवन यानी कि 3 की बात हो रही है, तो जहाँ पर संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। 22 है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास हमेशा क्या होता है? जहाँ पर भेद होता है, जहाँ पे दो चीजें अलग हो जाती है, जैसे रुपया पैसे में, रुपया और पैसा, और जहाँ पर आपको प्रकट होता है, जहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि और बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे सीधे से आपको टिक करना है द्वंद्व समास से। 23 है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। फिर 24 है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य जो भी बताया गया है द्वंद्व समास है। लास्ट में दोस्तों इसमें आप देखेंगे 25 है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में सी होगा तत्पुरुष। नेक्स्ट है 26, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होगा। अनायास में कौन सा समास? देखो जहाँ पर नेगेटिव वाली बातें आती है, यानी अन, इस प्रकार से वहाँ पे नए होता है, नए समास होता है। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में होगा यानी गायों के लिए शाला, यानी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो भेद है कर्ता कर्म करण, इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें जो भी इसके रूल्स है उसके हिसाब से आप चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 30, नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में भी मैंने कहा था नंबरिंग की बात हो रही, नव तो द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा, यानी विद्या का अर्जन करने वाला, यानी विद्यार्थी। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या का दान करने वाला, तत्पुरुष। साग पात, साग और पात, यहाँ पे भी और का भाव प्रकट हो रहा है तो द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व में जहाँ पे चीजें डिफर हो रही है, अलग हो रही है। 34 है, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय। कर्मधारय यानी कि दोनों के दोनों आप देखेंगे कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, नीला है जो कमल, नील कमल। अगला है 35, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में 4 का भाव प्रकट हो रहा है, चतुर्भुज में होगा आपका सॉरी, चतुर्भुज यहाँ पर आपको थोड़ा इसमें समझना है। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं, यानी भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो बहुब्रीहि समास होगा इसमें। भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन द्वंद्व समास है। वनवास में कौन सा समास है? यानी वन में वास, तत्पुरुष होगा, वन में वास करने वाला तत्पुरुष। पंचवटी 5 संख्यावाचक है तो 2 द्विगु समास होगा, ये आंसर है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर यानी पीला है जिसका अंबर, यानी बहुब्रीहि समास, तीसरे का भाव प्रकट हो रहा है। 40 है, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम नरों में जो है, नरों में है जो उत्तम है ना, यानी सीधी सी बात है कि तत्पुरुष समास है। मैं का भाव प्रकट हो रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से मैं पर, है ना, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये कर्ता और कर्म से ही संबंधित वो है, तो तत्पुरुष समास है। आजन्म, तो आजन्म जहाँ पे आपने सुना होगा कि जहाँ पर हमेशा इसमें जो अव्ययी भाव समास होता है, तो इसका जो प्रथम पुरुष होता है उपसर्ग सहित होता है, यानी जन्म के आगे आ लग गया तो आजन्म यानी अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है इसमें युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में भी बहुब्रीहि समास होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टोटली 42 क्वेश्चन किए हैं, और ये 42 क्वेश्चन आपके जो समाज से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं चीज़ें मेंशन भी हो रखी है कि कब कब पूछे गए हैं। तो आपको इन वीडियोस को देखना है और बार बार देखना है, 2 या 3 बार आप देखेंगे तो आपकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और इसी प्रकार से मैं आगे भी पूरा हिंदी का जो वीडियोज़ है मैं लेके आऊँगा, और प्रॉपर जो सिलेबस है ईओ का और आरओ मेंस का, तो ये इसी से रिलेटेड ये आपको बनाया गया है। और दोस्तों आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एलटी का सिलेबस या जितने भी जीएस का कंटेंट है, उत्तराखंड के वीडियोस है वहाँ पे मिलेंगे।
और इस प्रकार से आप वॉच कर सकते हैं हमारे चैनल को। और अभी तो हम न्यूली हमने इस पर दोबारा काम करना शुरू किया है, लेकिन आगे हम इस पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल लेकर आएंगे। जैसे कि अभी हिंदी चल रही है, और भारत का इतिहास का जो एनसीईआरटी सेक्शन क्लास 12th का चल रहा है, इसके साथ मैं इकोनॉमिक्स भी लेके आऊँगा एनसीईआरटी, फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी लेके भी आऊँगा। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।